नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए है और आम भाषा में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इसे बोला जाए तो कंपलसरी चीज़ होती है ये हम आज उन कानूनों के बारे में हम बात करेंगे जो हर एक भारत के हर एक जनता को, चाहे वो 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या फिर पीएचडी किया हुआ हो या फिर डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, लॉयर को तो वैसे ही पता होता है। इन सबको मतलब भारत की हर एक जनता को इन कानूनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब कंपलसरी है। मतलब ये इन्हें जानना ही चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने आप को मुसीबत में ले सकते हो या डाल सकते हो। और तो आज इसी कानून कानून के बारे में बात करेंगे, इन कानूनों के बारे में बात करेंगे, छोटे छोटे टिडबिट्स हर कानून के बारे में बताऊंगी, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं कानून के, उनके बारे में आज बताऊंगी। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इफ यू हैव डन दैट, एंड इफ यू नॉट प्लीज डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि कौन से ऐसे 10 कानून, 10 तो नहीं 9 कानून है जो हर एक भारत की हर एक जनता को जानना आई वुड से कंपलसरी, मतलब जानना होना ही चाहिए। तो पहला कानून है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था हमारा ये कानून। और इसमें जो है, जैसे नाम ही इसमें सजेस्ट कर रहा है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आपको एक अधिकार दिया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। जो भी पेपर्स वगैरह है अगर आप डिमांड करते हो राइट टू इंफॉर्मेशन में, तो वो आपको बकायदा आपको दिलाया जा सकता है, उसमें लिए जा सकते हैं। कानून के बारे में अगर पूरी बात करें तो उसके लिए कम्प्लीटली एक अलग वीडियो करना पड़ेगा हर एक कानून के लिए। तो मैं एक टिडबिट साइड शेयर कर लेती हूँ। हम सब जो जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, या हम ये जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ हम गवर्नमेंट से ही इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप प्राइवेट एजेंसी से भी इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं अगर वो प्राइवेट एजेंसीज ने गवर्नमेंट से अगर 1% का या फिर इवन 0.5% का भी, मतलब 1 रुपया भी लिया है गवर्नमेंट से या 50 पैसा भी लिया गवर्नमेंट से, तो भी वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत में आ जाते हैं और आप उनसे भी इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं। ये तो वो हमारा पहला कानून। दूसरा कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट अभी कुछ अमेंडमेंट्स होने के बाद में एकदम नया होकर आया है 2019 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी, क्योंकि हम सब कंज्यूमर है एट द एंड ऑफ द डे, हर एक कोई कुछ ना कुछ लेता रहता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान का अगर वो हमें डिफेक्टिव मिलता है या हमें किसी तरह की सर्विस हम ले रहे हैं, वो सर्विस हमें तरीका से नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किस हिसाब से जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वो भी कानून है जो हर एक को जानना चाहिए। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की टिडबिट में ये बता देती हूँ इसमें, वो ये है कि अगर मैं या आप, हम कोई सामान को खुद अगर कंज्यूम करने के लिए खरीदते, जैसे मैंने लिया है, चावल लिया है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और वो चावल की क्वालिटी बहुत ही खराब है, तो मतलब मैं खा बना के नहीं खा सकती हूँ, तो मैं इस पे जा सकती हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जा सकती हूँ। या फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टीवी खरीदा है और वो टीवी डिफेक्टिव निकल गया है खरीदने के तुरंत बाद ही, तो भी मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई सामान लिया है रीसेल करने के लिए, मैंने कोई सामान उसको रीसेल करने के लिए लिया है, तो मैं कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकती हूँ। तो ये छोटा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये 2019 में एकदम नया होकर आया है। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो वह है, सो सॉरी मेरा पेन गिर गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब आप सोचेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, कैसे हम जान सकते हैं? तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज वो बैकबोन है हमारे सारे कानून का। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का एक चैप्टर भी होता है। मेरे टाइम में तो था, अभी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट लेकिन ये है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ में आपकी जो रेमिडीज होती हैं उनके बारे में भी जानना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जिसे बोला जाता है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है? स्पेशली इस पे एक आता है मैंडेबस। मैं चाहे तो इसके लिए एक वीडियो कर सकती हूँ, जिसमें अगर आप कोई गवर्नमेंट अधिकारी से के पास गए हैं कुछ काम करवाने के लिए, और वो अधिकारी ने काम करने से मना कर दिया है या नहीं कर रहा है आपकी उस एप्लीकेशन पे काम, तो आप
हाई कोर्ट जा सकते हो, एक मैंडेमस का एप्लीकेशन जो होता है उसमें फाइल कर सकते हो, और वो कोर्ट, हाई कोर्ट जो होगा वो डायरेक्शन देगा उस अथॉरिटी को कि आप इसका काम क्यों नहीं करो, आप करो। तो दिस इज़ वन थिंग, मुझे लगता है एवरीडे लाइफ में हम कहीं ना कहीं जब भी हम किसी अथॉरिटीज़ के पास में जाते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि हमारा काम आराम से नहीं होता है या एप्लीकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ये एक लीगल रेमेडी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्विक तरीका होता है अपना काम करवाने का। देयरफॉर ये मैंने शामिल किया है कि इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ में अपनी फंडामेंटल राइट्स आपको मालूम होनी चाहिए, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी ड्यूटीज़ भी मालूम होनी चाहिए हर एक भारत के सिटीजन्स को। इसके बाद में आते हैं हम चौथा कानून है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब आप बोलोगे ये कानून तो सिर्फ औरतों को ही मालूम होना चाहिए। जी नहीं, ये वो कानून है जो हर एक महिला को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए ये कानून बना है 2005 में। और जो पुरुष हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या वो करते हैं जो शायद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में कवर हो जाती है। क्या सिर्फ इसमें शादीशुदा महिलाएं ही कवर होती है? जी नहीं, इसमें अनमैरिड वुमन अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही है तो भी कवर्ड होती है। दूसरा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने कोई डॉटर को अडॉप्ट किया है और उसके साथ में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई भी तरह का, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल या व्हाटएवर, तो वो भी इसके अंदर में कवर्ड होती है। तो इसके बारे में मुझे लगता है भारत के हर एक नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम आते हैं पांचवें कानून पे, जिसका है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में बहुत ही चेंजेस होकर आया हुआ है। और हर एक कोई कुछ ना कुछ मोटरेबल व्हीकल चलाता है, चाहे वो स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गया, या फिर आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, व्हाटएवर, जिसमें भी मोटर लगा है उसमें अंदर मोटर व्हीकल एक्ट लगता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाई चांस, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फाइन लग गई है, चालान हो गया है, तो चालान आजकल बहुत बड़ा चालान लगता है। मुझे नहीं लगता कोई भी चालान 500 से नीचे का होता है, सभी चालान 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, किसी को तो 40-50 हज़ार का भी लगा है। तो अगर आपको अच्छी खासी चालान लग चुकी है तो आप क्या करोगे? इसका एक क्विक टिप ये है कि लोक अदालत, आप लोक अदालत में जा सकते हो और वहाँ पर आप शायद अपना जो चालान का जो अमाउंट है उसको थोड़ा या बहुत कम करवा सकते हो। तो ये मोटर एक्ट भी जान लीजिएगा, और रेमेडी भी जान लीजिए कि लग गई है तो कहाँ पे जाके थोड़ा पैसा बचा सकते हो। नेक्स्ट टाइम के लिए रहिए कि लगे ना दोबारा। छठा, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ये जो कानून बना है ये 1860 में बना है, बहुत ही पुराना कानून है, लेकिन ये इंडियन पिनल कोड है, जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस जो भी बोलते हैं वो इसके अंदर में आ जाती है, और है तो बहुत ही लंबा चौड़ा ये। लेकिन मुझे लगता है हर एक सिटीजन्स को, इनफैक्ट ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि ये हमारे स्कूल के करिकुलम में कहीं ना कहीं इसको लाना चाहिए। एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो आनी चाहिए। तो मोटा मोटा आपको आईपीसी जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर इसमें आपके राइट्स, जब आप अरेस्ट हो रहे हो तो उस वक्त आपकी क्या राइट्स होती हैं। आप उस वक्त औरतों के लिए होता है कि किस टाइम में पुलिस आप लोग को अरेस्ट नहीं कर सकती है, औरतों को हमें अरेस्ट नहीं कर सकती है, कि समन्स केस में अरेस्ट होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है, इसलिए आईपीसी भी मैंने जोड़ा जो बहुत ही लंबा चौड़ा है। लेकिन हाँ, हम बहुत इधर उधर की वीडियोस देखते रहते हैं, कभी कभी आईपीसी जो होता है उसका भी वीडियोस देख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आई फील इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो अबाउट द इंडियन पिनल कोड। देन आता है 7, अब वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये कानून बना था 1948 में। अब आप बोलोगे मिनिमम वेजेस एक्ट जानना ज़रूरी क्यों है? देखिए, स्पेशली ब्लू कॉलर्स लोगों के लिए होती है, जो जिसे हम लेबर क्लास बोलते हैं, उनके लिए है। ये हमें भी इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम भी अगर हम बात करें मिडिल क्लास की या अपर मिडिल क्लास की, बहुत टाइम में लेबर्स को एम्प्लॉय भी करते हैं। तो एटलीस्ट हमें एक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि कितना एक बेसिक मिनिमम वेज उनको हमें देना ही देना है। अगर वो फैक्ट्री में एम्प्लॉय हो रहे हैं, कहीं पे एम्प्लॉय हो रहे हैं, तो उनको एक आइडिया होना चाहिए। और जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ब्लू कॉलर से बिलोंग करते हैं, मेरा ये बोलना कि उनको भी इस नॉलेज, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इतना इजी काम तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो उतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं कि उनको इसके बारे में नॉलेज हो। लेकिन जो उनको एम्प्लॉय करवाते हैं वो तो कहीं हद तक पढ़े लिखे होते हैं, ये कानून है तो बाकायदा उनको मालूम होना चाहिए। और हर एक नागरिक को, मुझे लगता है, क्योंकि हर एक स्टेट का मिनिमम वेज एक्ट थोड़ा सा अलग अलग होता है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो मुझे लगता है ये हर एक को मालूम होना चाहिए कि भाई इतना से कम अगर हमें पता चल रहा है किसी को दे रहा है तो वो फोर्स्ड लेबर होता है, और वो मतलब अलग ही उसमें लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो एटलीस्ट हम
जानकारी को अगर हम कुछ जानते हैं तो हम उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। देयर टाइम इन माई लाइफ जब मुझे पता नहीं था कि मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है और मतलब कितना लगता है, और जब पता चला और हमें ये पता चलता है कि हम जो दे रहे हैं वो एटलीस्ट हम एक्चुअली बहुत कम दे रहे हैं, तो एक्चुअली कमिटिंग एन ऑफेंस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें मालूम हो कि मिनिमम वेजेस एक्ट आपके स्टेट में कितना है। उसके बाद में हम आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक्ट का जो पूरा ये है वो मैं लिख देती हूँ, कहीं पर भी तो लंबा चौड़ा है। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए है ये। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये कानून भी आया था आपका 2009 में, ये कानून आया है। हर एक के घर में बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं होते तो हम बच्चे होते हैं। तो इस कानून के बारे में हर एक पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुझे अच्छा लगता है इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है राइट टू एजुकेशन का, वो ये है कि सभी बच्चों को एजुकेशन का अधिकार है, चाहे वो पुअर ही क्यों ना हो, और फ्री एजुकेशन का अधिकार है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुझे लगता है इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये होगा, जो अगर ये बच्चे पढ़ेंगे, सब देखेंगे, सुनेंगे तो उनका दिल तो मतलब ये हो जाएगा, वो ये है कि किसी भी बच्चे को 8वीं क्लास तक, मतलब पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक कोई भी स्कूल फेल नहीं कर सकता है। मतलब उनको बच्चे को प्रमोट करना ही पड़ेगा 8वीं क्लास तक। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिया गया है। तो कभी होता है अगर रहता है तो आप ये एक्ट को यूज कर सकते हो, एंड देयरफॉर दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। लास्ट एक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है लॉ का, जो सबको नॉलेज होना मुझे लगता है, क्योंकि हर एक के घर में गैस होता है और हर एक कोई गैस को यूज करता है। अगर आपका गैस का सिलेंडर फट जाता है तो आपको 50 लाख का मुआवजा मिलता है। तो यस, ये सारे थे 9 मैंने बताए हैं जो मुझे लगता है हर एक भारत के इंडियन सिटीजन्स को जानना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो बच्चे आगे निकले वो वेल वर्स्ड होकर निकले, एटलीस्ट बेसिक लॉ के बारे में नॉलेज होकर तो निकले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे लीगल सिस्टम में जब हम पढ़ाई करते हैं तो बोला जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नेवर बी टेकन एज ए डिफेंस। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते मुझे तो पता ही नहीं था इस कानून के बारे में, वो आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कानून जो बनती है वो पब्लिक के लिए बनती है और पब्लिक को लॉ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो यस, ये वो कानून थे जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि हर एक को जानना ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।